हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, टेल मी अबाउट योर स्टडी। कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे सिग्निफिकेंस थे या जो भी हमारे एडवांटेजेस थे हमने सब पढ़े थे। आज पढ़ेंगे फियोल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से 5 प्रिंसिपल इस वीडियो में पढ़ेंगे और 9 प्रिंसिपल हम इसके जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हम ये 5 प्रिंसिपल डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क से। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे कि हम इसका नाम बता रहा है कि वर्क को डिवाइड कर रहे हैं। फियोल ने ये कहा कि अगर हम किसी भी वर्क को, जो बड़ा काम है, उस काम को हम डिवाइड कर दें छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, उस जॉब को, बड़ी जॉब को छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड कर दें, तो कहीं इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हम उस काम को कर पाएंगे। क्योंकि ओवरबर्डन हो जाएगा, जो बंदा उस पूरे काम को देख रहा होगा वो बंदा ओवरबर्डन हो जाएगा। तो फियोल ने ये कहा, इफ वी डिवाइड द होल वर्क इनटू द स्मॉलर टास्क और जॉब्स, दैट मींस व्हाट इट लीड्स टू द एफिशिएंसी। हम अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो और ओवरबर्डन जो होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर, वो भी नहीं होगा। तो अगर बार बार वो काम करेगा, सेम पर्सन वही काम को बार बार रिपीट करेगा, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट, ही विल बी स्पेशलाइज्ड इन देयर वर्क। तो इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका पॉजिटिव पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। तो इसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। जो भी वर्क जो भी पर्सन कर रहा है वो स्पेशलाइज हो जाएगा और साथ के साथ उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक तो लैक ऑफ एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी थी वो क्या हो जाएगी, उसकी लैकिंग आ जाएगी। और स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, कोई भी पर्सन एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाएगा, एक्सपर्टनेस के साथ में काम नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं जो वर्क है वो डुप्लीकेशन उसका हो जाएगा। कोई भी सेम वर्क, कोई भी डिफरेंट जो पर्सन है, कई सारे पर्सन है, कई सारे एम्प्लॉइज हैं, वो उस काम को कर लाएंगे। तो एक तरीके से हमारी रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगी, टाइम भी वेस्ट होगा और ओवरऑल कॉस्ट भी हमारी ज्यादा आएगी। तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन हमारा वर्क का हो सकता है इफ वी आर नॉट डिवाइडिंग द वर्क प्रॉपरली। हम ये नहीं बता रहे कि साहब इस काम को ये वाला एम्प्लॉय करेगा, इस काम को ये वाला एम्प्लॉय करेगा, तो क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। तो फियोल ने ये इंसिस्ट किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम वर्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम यहां पर वर्क को डिवाइड करेंगे इनटू द स्मॉलर टास्क, स्मॉलर जॉब, जिससे हमारे क्या है, उसको काम करते करते एफिशिएंसी आ जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, अथॉरिटी मींस होता है पावर टू टेक डिसीजन। जैसे मेरे पास कोई पावर है किसी भी डिसीजन के रिगार्डिंग, उसको लेने के रिगार्डिंग, तो क्या होगा, मेरे पास पावर है उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, जितनी भी लिमिट तक जो डिसीजंस हैं, जिस एक्सटेंट तक मैं डिसीजन ले सकता हूं, उस तक उतनी मेरी पावर है। तो पावर मींस टू टेक द डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क। मेरे को उस काम को करना है, इट इज माय ऑब्लिगेशन। अगर मैं पावर मेरे को मिल रही है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे मिलेगी। और ये भी फियोल ने कहा, देयर शुड बी द बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी मुझे पावर मिले उतनी ही मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि साहब पावर ज्यादा मिल जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यहां पर पावर जितनी मिलेगी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। तो कोई भी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करेगा, कोई भी डिले नहीं होगा और ऑन टाइम एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हमारा जो है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका अगर हम इसको फॉलो करेंगे, बैलेंस मेंटेन करेंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम देंगे उसको, तो क्या होगा, कोई भी मिसयूज नहीं होगा अथॉरिटी का। अथॉरिटी विल नेवर बी मिसयूज बाय द, जो भी पर्सन है जिसको मिली है अथॉरिटी, वो कभी भी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करेगा और जो काम उसको मिला है विदाउट डिले वो उस काम को कंप्लीट कर लेगा।
अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें, यहां पर मैंने डायग्राम के थ्रू अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी का बैलेंस शो किया है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रिंसिपल, वायलेटिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल, दैट मींस देयर मे बी अ डिले इन वर्क. जो काम होगा, जो वर्क होगा, वो प्रॉपर टाइम पर नहीं होगा, और जो अथॉरिटी जिसको मिली है अगर उसको बैलेंस्ड जो कह सकते हैं सिचुएशन में रिस्पांसिबिलिटी नहीं मिली है, तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करना स्टार्ट कर देगा. दूसरा क्या है? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब है ऑर्डर लाइननेस, कोड एंड कंडक्ट, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो बहुत इजीली हो जाएगी. इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन अपना रिजल्ट देगा, जो परफॉर्मेंस है वो देगा, और अपने जो गोल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अचीव हो जाएंगे. तो डिसिप्लिन यहां पर क्या कह रहा है? इट मींस द फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड एंड कंडक्ट, मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स. जो भी कमिटमेंट किए हैं उन कमिटमेंट को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना, ये भी हमारा डिसिप्लिन है. और अगर डिसिप्लिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे? सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो रही है वो प्रॉपर और सिस्टमैटिक तरीके से होगी. सो देयर विल बी इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी. अगर सिस्टमैटिक वर्किंग होगी तो हर कोई हर काम अपने सही तरीके से कर रहा होगा, डिसिप्लिन्ड वे में कर रहा होगा, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली विल इंप्रूव. अब बात करते हैं यहां पर डिसऑर्डर. अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हमारे को प्रॉब्लम्स आएंगी. एक तो डिसऑर्डर, कंफ्यूजन एंड चेओस. डिसऑर्डर मेंटेन हो, डिसऑर्डर यहां पर अराइज हो जाएगा, लोगों को कंफ्यूजन अराइज होगा, चैओटिक कंडीशंस हमारी यहां पर अराइज हो जाएंगी. रिसोर्सेज हमारी जो होंगी वो वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी. हम कोई भी डिसिप्लिन तरीके से काम नहीं कर रहे तो जो जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है. डुप्लीकेशन ऑफ हमारे यहां पर वर्क हो सकता है, तो यहां पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाएंगी. नेक्स्ट इज, अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन नहीं होगा तो वर्क हमारा कभी भी ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होगा, तो देयर विल बी डिले इन द वर्क कंप्लीशन. अब बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की. अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यहां पर है कि वन बॉस एंड उसके मतलब देयर शुड बी वन बॉस एंड द सबऑर्डिनेट विल गेट्स ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस. एक ही बॉस से उनको ऑर्डर मिलने चाहिए, सो दैट दे विल नॉट बी कंफ्यूज इन देयर माइंड, दे विल नॉट हैव द कंफ्यूजन इन देयर माइंड कि मुझे किसका ऑर्डर फॉलो करना. उनके माइंड में क्या होगा कि मेरे बॉस है, उन्होंने मुझे काम दिया है, मैं उस काम को करूंगा. तो यहां पर अगर सपोज दैट अगर हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि मेरे दो बॉस हैं, मुझे जो ऑर्डर मिल रहा है वो दो बॉस से मिल रहा है, इमीडिएट बॉस है दो, तो मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूं. सेम टाइम पर मुझे किसी ने, उन दोनों ने एक ऑर्डर दिया, अलग अलग ऑर्डर दिए. अब मैं उस टाइम पर कंफ्यूजन में होऊंगा कि मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूंगा. देन आई विल प्रायोरिटाइज कि कौन सा मतलब स्ट्रिक्ट है, कौन सा लिबरल है, तो जो स्ट्रिक्ट होगा उसके ऑर्डर फॉलो कर लूंगा. तो इससे क्या होगा, इससे एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एक ऑर्डर लाइननेस क्रिएट नहीं होगी, इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा कि सब हमारा जो है एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट, ईगो क्लैशेस अराइज हो जाएंगे, इफेक्टिवनेस नहीं आएगी वर्क में. तो प्योर ने ये कहा कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट्स हैं, दे विल रिसीव, द एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर. और किसी के रिगार्डिंग नहीं, अपने सुपीरियर के रिगार्डिंग वो जवाब देगा, वो अकाउंटेबल होगा. तो अगर हम इस पर्टिकुलर उसको प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट्स कि हमें सब किसका ऑर्डर फॉलो करना है, किसका ऑर्डर फॉलो नहीं करना है. उनको क्लियर होगा कि हमें सब अपने बॉस का ही ऑर्डर फॉलो करना है, और बॉस उनको क्लियर होगा कौन उनका बॉस है. Next is, there should not be ego clashes will arise. ईगो क्लैशेस अराइज नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो लोग ऑर्डर दे रहे हैं और मैंने किसी एक का ऑर्डर, अपने एक बॉस का ऑर्डर मान लिया, दूसरे बॉस का ऑर्डर नहीं माना, देन वो दूसरा बॉस जो होगा वो क्या कहेगा, अच्छा इसने मेरा ऑर्डर नहीं माना, इसने उसका ऑर्डर मान लिया, मैं देखता हूं इसको. तो क्या होगा यहां पर ईगो क्लैशेस अराइज हो जाएंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को
वायलेट करते हैं तो यहां पर अगर हम इसको फॉलो करते हैं देन देयर विल नॉट नो ईगो क्लैशेस विल अराइज एंड इंप्रूव इफेक्टिवनेस, और साथ के साथ जो वर्क होगा वो इफेक्टिवनेस के साथ में होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, कॉन्सिक्वेंसेस की। अगर हम इस प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, देन व्हाट विल हैपन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन? इट क्रिएट्स द कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज और द सबऑर्डिनेट्स। ये क्या करेगा? अपने एम्प्लॉइज के जो माइंड में क्या कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूं, किसका ना करूं, एंड देयर विल बी ईगो क्लैशेस अराइज इन द माइंड ऑफ द सुपीरियर्स। जो सुपीरियर होंगे, जो बॉस होंगे, उनके माइंड में ईगो क्लैशेस अराइज हो जाएंगे। ईगो मींस मैंने आपको बताया कि साहब वो कहेगा अच्छा मैंने मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया, उसका ऑर्डर फॉलो कर दिया, मैं इसको देखता हूं, तो वहां पर ईगो क्लैश हो रहे हैं उन लोगों के, दोनों के। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। जब हमारा यही नहीं पता होगा कि कौन बॉस है या किसका ऑर्डर फॉलो करें, तो डिसिप्लिन हमारा यहां पर अराइज हो जाएगा। और एक और चीज, जो एम्प्लॉइज होंगे, जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, वो अपनी जिम्मेवारी से, जो अपनी अकाउंटेबिलिटी से एस्केप कर जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप कर जाएंगे। वो क्या कहेंगे कि साहब उन्होंने ये कहा था इसीलिए हम ये वाला काम नहीं कर पाए। पता चला कि वो वाला भी काम नहीं हुआ और ये वाला भी काम नहीं हुआ, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अपने काम के प्रति, तो यहां पर दे विल एस्केप फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट प्रिंसिपल? दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। As this principle says that it means that one unit, one plan. That means जो भी एक यूनिट है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स ऑल द एम्प्लॉइज शुड मेक ऑल देयर एफर्ट्स इन द कंप्लीशन ऑफ वन डायरेक्शन। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ गोल। इवन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिवीजन है, तो हर डिवीजन के एम्प्लॉइज अपने डिविजनल रिजल्ट की तरफ ध्यान दें कि हमारा जो डिवीजन है उसका जो टारगेट है, वी हैव टू कंट्रीब्यूट इन आवर डिवीजन टारगेट। सो मींस सपोज दैट कॉस्मेटिक डिवीजन है, या और इसके अलावा एक हमारा कन्फेक्शनरी डिवीजन है, तो कन्फेक्शनरी डिवीजन वाले सारे एम्प्लॉइज अपने कन्फेक्शनरी डिवीजन के जो हमारा उनका जो टारगेट होगा उसके रिगार्डिंग वो अपने एफर्ट्स लगाएंगे, ना कि आपके कॉस्मेटिक डिवीजन वाले में। तो उन्होंने कहा वन यूनिट मींस वन प्लान। दैट मींस ऑल द एम्प्लॉइज शुड मेक देयर एफर्ट्स, should apply their efforts in one direction only. That is the achievement of common goal of their organization. तो यहां पर पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे? अचीवमेंट ऑफ गोल, इजी बात है। दूसरा, एफर्ट्स गेट यूनिफाइड इन वन डायरेक्शन। सभी के सभी लोगों के एफर्ट्स जो होंगे वो सिंगल डायरेक्शन में होंगे एंड दे विल अचीव देयर टारगेट्स इजीली। Next is, if we are not following this principle, lack of coordination will arise. Obviously बात है, coordinated way में efforts नहीं लगेंगे and there will be wastage of efforts. जो whatever their efforts are they are applying, they will be वो wastage हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 प्रिंसिपल बताए फ्यूल के। 9 प्रिंसिपल, जो 9 प्रिंसिपल रिमेनिंग है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको आई होप कि ये समझ में आ गए होंगे। वी हैव डिस्कस दीज इन डिटेल एंड रिमेनिंग 9 प्रिंसिपल्स आल्सो वी विल डिस्कस इन डिटेल। और ये प्रिंसिपल में से केस स्टडी एग्जाम में 100% आती है। कोई ना कोई केस स्टडी, कोई ना कोई प्रिंसिपल के रिगार्डिंग केस स्टडी यहां पर अराइज होगी। तो स्टूडेंट्स तैयारी करते रहिए, मैं आपके साथ में हूं। इस पर्टिकुलर जो मैंने लिखा है, जो मटेरियल मैंने लिखा है यहां पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स मेंटेन करिए। मैं इसके स्क्रीनशॉट को पीडीएफ बनाकर लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड कीप स्टडिंग।